नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इसके लिए वाराणसी के पंडितों ने शुभ मुहूर्त निकाला था। अभिजीत मुहूर्त में पीएम ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया। तकरीबन 45 मिनट तक पीएम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर में मौजूद रहे। नामांकन के बाद पीएम मोदी ने वाराणसी की जनता के प्यार के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। हाँ, उम्र चाहे कितनी ही हो जाए, कद चाहे जितना बढ़ जाए, रसूख चाहे जितना हो जाए, संस्कार आपको हमेशा झुकना सिखाता है, बड़ों को इज्जत देना सिखाता है। काशी में 2019 के सियासी रण का आगाज पीएम मोदी ने कुछ इस तरह किया। अपने प्रस्तावकों के साथ पीएम मोदी ने आज वाराणसी से दोबारा नामांकन दाखिल किया। तय वक्त पर अपने 4 प्रस्तावकों के साथ पीएम मोदी हाथ जोड़े कचहरी में दाखिल हुए। पीएम मोदी को प्रस्तावक अन्नपूर्णा शुक्ला ने नॉमिनेशन के दस्तावेज सौंपे। पर्चा हाथ में लेने से पहले पीएम ने उनके चरण स्पर्श किए और हाथ जोड़े खड़े रहे। इस दौरान अन्नपूर्णा शुक्ला उनसे कुछ कहती नजर आई। पीएम धैर्य के साथ उनकी बात सुनते दिखे। इसके बाद पीएम ने नामांकन अधिकारी को पर्चा सौंपा और उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। नामांकन अधिकारी जिस वक्त पर्चे की जांच कर रहे थे, उसी दौरान पीएम धैर्य से कुर्सी पर बैठे रहे और मौके पर मौजूद कर्मचारियों से बात करते नजर आए। नामांकन अधिकारी ने उन्हें शपथ पत्र सौंपा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी लोकसभा में एक स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। इसके बाद पीएम ने दस्तावेजों पर दस्तखत किए। पीएम मोदी के नामांकन में एक और खास बात रही, पर्चा भरने की टाइमिंग। मोदी ने करीब 11:45 पर हस्ताक्षर कर अपना नामांकन दाखिल किया। यह अवधि अभिजीत मुहूर्त की थी। बताया जाता है कि मोदी ने इसके लिए ज्योतिषियों की राय ली थी। इसके बाद पीएम के प्रस्तावकों ने उन्हें नॉमिनेशन के दूसरे सेट सौंपे, जिन्हें एक एक कर पीएम ने जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह को सौंप दिया। नामांकन अधिकारी ने इन दस्तावेजों की जांच की और फिर पीएम मोदी से कुछ कागजातों पर दस्तखत करवाए। दस्तावेजों पर दस्तखत के दौरान पीएम अधिकारियों से कुछ पूछते नजर आए। नामांकन की कार्रवाई पूरी होने के बाद पीएम ने जिलाधिकारी से पूरी प्रक्रिया को डिजिटल करने को लेकर बातचीत की। ये बात शायद आपकी जो इन लोगों ने 3-4 इलेक्शन इस प्रकार से आरोप का काम किया, लगता है कि सारा एक्सपीरियंस वर्कशॉप करके डिजिटल वर्ल्ड में इसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो कुछ सोचना चाहिए। को देख करके देखना चाहिए कि इसको कैसे मॉडर्न किया जा सकता है। आपको टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ किया जा सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपका समय बहुत लिया भाई, थैंक यू। और हम पिछली बार आए थे, को याद है काफी बार हर एक को यही सुविधा मिलती है ना, सिर्फ मुझे अकेले को सबको वाह, ये अच्छा है, बधाई के पात्र हैं आप। इसके बाद पीएम ने सभी प्रस्तावकों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया और जिलाधिकारी के चैम्बर से बाहर निकल आए और काशी की जनता का आभार व्यक्त किया। मैं काशी वासियों का अंतःकरण पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। 5 साल के बाद फिर एक बार काशी वासियों ने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं, एक प्रकार से कल शाम को 5 बजे से लेकर अगर रात के 4 से घंटे निकाल दें, शायद इतना लंबा रोड शो 12-15 घंटे का रोड शो एक काशीवासी ही कर सकते हैं। 25 अप्रैल को पीएम के रोड शो के दौरान काशी में जिस तरह से जनता सड़कों पर नजर आई है, उससे साफ हो रहा है कि 2019 के चुनावी रण में मोदी काशी से एक बार फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सकते हैं।
वाराणसी से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। मोदी के नामांकन के साथ साथ चर्चा उनके प्रस्तावकों को लेकर भी खूब रही। मोदी ने डोम राजा जगदीश चौधरी को प्रस्तावक बनाया। आखिर कौन है डोम राजा और क्या है उनसे जुड़ी कहानी, आइए दिखाते हैं। पीएम मोदी के नामांकन में लोगों की दिलचस्पी उनके प्रस्तावकों को लेकर भी रही। 2019 के नामांकन में उन्होंने 4 प्रस्तावक बनाए। 2014 की तरह ही इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी के सभी प्रस्तावक खास हैं। पहले प्रस्तावक सुभाष गुप्ता। वाराणसी के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष गुप्ता को मोदी ने अपना प्रस्तावक बनाया है। मोदी का प्रस्तावक होने में गर्व इस बात का है कि हम जो उस दिन का इंतजार किया करते थे कभी दुनिया में भगवा लहराएगा, तो आज मोदी का जो सक्षम नेतृत्व है उसमें सारी दुनिया हमारी थीम को न केवल स्वीकार कर रही है बल्कि हमारी थीम के पीछे दौड़ रही है। दूसरी प्रस्तावक अन्नपूर्णा शुक्ला, महामना मदन मोहन मालवीय की मोबोली बेटी और पॉलिटेक्निक कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल अन्नपूर्णा शुक्ला इस बार मोदी की प्रस्तावक बनी है। कैसा लग रहा है प्रधानमंत्री का प्रस्तावक हैं आप? बेटा, माँ के रूप में जैसे माँ प्रसन्न होती है वैसे हमें प्रसन्नता है। तीसरे प्रस्तावक रामशंकर पटेल। पेशे से कृषि वैज्ञानिक रामशंकर पटेल मोदी के तीसरे प्रस्तावक बने। चौथे प्रस्तावक जगदीश चौधरी। डोम राजा परिवार के जगदीश चौधरी मोदी के चौथे प्रस्तावक हैं। पीएम मोदी के साथ ही चारों प्रस्तावक कचहरी पहुंचे। वहां बुजुर्ग प्रस्तावकों के लिए कुर्सियां लगाई गई थी, जहां उन्होंने डीएम के सामने बारी बारी से अपने सेट सौंपे। 2014 में भी पीएम मोदी ने अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों को अपना प्रस्तावक बनाया था। उनमें बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के पौत्र रिटायर्ड जज गिरधर मालवीय, पद्म भूषण से सम्मानित जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्र, वीरभद्र निषाद और बुनकर अशोक शामिल थे। सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। पर्चा भरने से पहले आपको बता दें कि पर्चा भरने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लोगों के पैर छुए। उनका दूसरा दिन था जिसमें जो पहला शख्स थे जिनके पैर छुए वो थे अकाली दल के बुजुर्ग नेता प्रकाश सिंह बादल और उसके बाद बुजुर्ग महिला अन्नपूर्णा शुक्ला। तो पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो डोम राजा हैं उनकी। डोम राजा आखिर कौन है, क्या है उनके पीछे का इतिहास, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ये है जगदीश चौधरी। पूरा परिचय डोम राजा जगदीश चौधरी। आज जगदीश की चर्चा पूरे वाराणसी में ही नहीं पूरे देश में हो रही है क्योंकि वो पीएम मोदी के प्रस्तावक हैं। चौधरी का परिवार पीढ़ियों से वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर शवों का दाह संस्कार करता आ रहा है। साथ ही ये लोग गाय भी पालते हैं। अगर वाराणसी मोक्ष की नगरी है तो डोम राजा को मृत्यु और मोक्ष की सबसे अहम कड़ी माना जाता है। काशी में दाह संस्कार के लिए 2 घाट मशहूर है, पहला मणिकर्णिका और दूसरा हरिश्चंद्र घाट। इसी हरिश्चंद्र घाट से जुड़ी है डोम राजा की कहानी। राजा हरिश्चंद्र थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र। वो अपने बुरे दिनों में उस घाट पर एक डोम के मुलाजिम हो गए थे और उनकी बीवी कहीं दूसरी जगह ऐसी मुलाजिम बेचारी हो गई थी वो, तो उनके बेटे को सांप ने काट लिया और वो इलाज नहीं करा पाई। और वो जब जलाने के लिए हरिश्चंद्र, उस वक्त ये घाट हरिश्चंद्र घाट नहीं था, इस घाट पर आई तो हरिश्चंद्र ने उनसे कहा कि चूंकि मेरे मालिक ने मुझसे कहा है कि बगैर कुछ लिए, बगैर कर लिए मैं किसी की डेड बॉडी नहीं जलाऊंगा। तो उनकी बीवी ने कहा ये तो तुम्हारा बेटा ही है। उसने कहा नहीं, इस वक्त ये मेरा बेटा नहीं है, इस वक्त मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं उस डोम की ड्यूटी पे हूँ। तो उन्होंने अपनी साड़ी का आधा पल्लू काट के बतौर कर उसे दिया, तब उन्होंने वो डेड बॉडी जलाई और उस दिन से वो डोम राजा कहलाते हैं। जानकारों का दावा है कि डोम राजा जगदीश चौधरी को अपना प्रस्तावक बनाकर पीएम मोदी ने बड़ा सियासी दांव चला है। फिर वो चाहते हैं कि जो दूसरी पार्टीज का, मायावती जी का, नरेंद्र मोदी, उनका, अखिलेश जी का जो वोट बैंक है उसमें सेंध मारने की भी कोशिश है कि चूंकि मैं उनसे प्रपोज करा रहा हूँ। डोम राजा का परिवार सदियों से शवों के दाह संस्कार का काम करता रहा है। अब इनके परिवार के लोग न सिर्फ काशी बल्कि जौनपुर, बलिया और गाजीपुर के अलावा देश के दूसरे शहरों में काफी तादाद में रहते हैं। टीम न्यूज नेशन। आइए अब आपको बताते हैं कि मोदी की इस काशी कथा में मोदी ने अपने दूसरे दिन किन 2 लोगों के पैर छुए। महिला टीचर का सबसे बड़ा सम्मान।
बुजुर्ग नेता प्रकाश सिंह बादल को पीएम का नमन। पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन की इन तस्वीरों ने लोगों के दिल को छू लिया, तो बुजुर्ग महिला टीचर और बुजुर्ग नेता मोदी के इस सम्मान से अभिभूत नजर आए। और हो भी क्यों ना, प्रधानमंत्री ने उन्हें बेशकीमती सम्मान से जो नवाजा था। इन तस्वीरों को भला कोई क्या नाम दे सकता है? इस सम्मान की कोई कैसे कीमत लगा सकता है? 1.25 अरब लोगों के प्रतिनिधि, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, जिनके नाम का डंका हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में गूंजता है, उनका सिर जब वाराणसी में एक महिला टीचर के सम्मान में झुका और उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, तो सिर्फ वाराणसी और हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें हैरत से फटी की फटी रह गई। मौका नामांकन का था। टीचर के पेशे से रिटायरमेंट ले चुकी अन्नपूर्णा शुक्ला पीएम मोदी की प्रस्तावक बनी। कचहरी में दाखिल होने के बाद जब अन्नपूर्णा शुक्ला ने मोदी को पर्चा थमाया, तो उनका सिर बरबसी महिला टीचर के सम्मान में झुक गया। मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने अन्नपूर्णा शुक्ला के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। मोदी ने सिर झुकाया और अन्नपूर्णा शुक्ला ने बच्चों की तरह उन्हें दुलारा। हमने उनसे कहा कि मैं माँ के रूप में आपको आशीर्वाद दे रही हूँ, कहीं बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैम, उन्होंने आपके पैर भी छुए थे? पैर बस आशीर्वाद दिया। इससे पहले पीएम मोदी जब अपने नामांकन में पहुंचे, तो एनडीए नेताओं से मिलने सर्किट हाउस भी पहुंचे। वहां श्रोमणी अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल मौजूद थे। मोदी के बगल में उनकी कुर्सी लगाई गई थी। मोदी जैसे ही उनसे मिलने पहुंचे, उन्होंने मोदी का हाथ जोड़कर स्वागत किया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, पीएम मोदी झुके और बुजुर्ग बादल के पैर छू लिए। बादल पीएम मोदी के इस सत्कार से अभिभूत नजर आए। उन्होंने फौरन पीएम मोदी के हाथ पकड़ लिए और उसके बाद दोनों ने हंसकर खिलखिलाकर बात की। धीरेन्द्र पुंडीर के साथ अजय कुमार, न्यूज नेशन, वाराणसी। नॉमिनेशन करने से पहले पीएम मोदी शहर कोतवाल काल भैरव के दर्शन करने भी पहुंचे। फिर पर्चा दाखिल करने के लिए रवानगी के दौरान पीएम के गले में हरे रंग की एक माला नजर आई। आखिर पीएम को हरे रंग की ये माला पहनाई किसने थी और क्यों पहनाया था? आखिर इस हरे रंग की माला का महत्व क्या है? आइए उस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हर तरफ हर हर मोदी के नारे का शोर और हाथ जोड़े जनता का अभिवादन स्वीकार कर आगे बढ़ते पीएम मोदी। तस्वीरें वाराणसी की हैं जब पीएम मोदी नॉमिनेशन के लिए रवाना हो रहे थे। शहर कोतवाल काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जब पीएम मोदी कचहरी जाने के लिए बढ़े, तो उनके गले में हरे रंग की माला नजर आई। पीएम हरे रंग की इस माला को धारण किए हुए कार में सवार हुए और निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर की तरफ रवाना हो गए। लेकिन इस माला को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट्स किए जाने लगे। पीएम को ये माला आखिर किसने पहनाई? इस माला का क्या महत्व है? पीएम को हरे रंग की ही माला क्यों पहनाई गई? चुनावी माहौल के दौरान इन सवालों पर तरह तरह के कमेंट्स शुरू हो गए थे, लिहाजा इसका सच सामने आना जरूरी था। अपनी तफ्तीश के दौरान हमने पाया कि पीएम मोदी के गले में माला उस वक्त नजर आई जब वो काल भैरव मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे। लिहाजा न्यूज नेशन संवाददाता ने मंदिर के पुजारी से इस पर जानकारी मांगी। स्मृति चिन्ह, रुद्राक्ष की माला, विजय शंख उनको भेंट किया गया। काल भैरव मंदिर के महंत के मुताबिक मंदिर में पूजा करने के बाद आशीर्वाद के तौर पर हरे रंग की माला भक्तों को पहनाई जाती है। टीम न्यूज नेशन। तो आइए आपको बताते हैं कि काशी में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी बात की और इस दौरान पीएम मोदी ने फ्री में चुनाव लड़ने का फॉर्मूला भी बताया। बिना खर्चा चुनाव लड़ा जा सकता है। आप लड़ पाएंगे? हम ये बता सकते हैं जी, कम से कम खर्च से चुनाव लड़ा जा सकता है। मैं तरीका बताता हूं। देखिए, आपके एक पोलिंग बूथ में मान लीजिए 1000 वोट है। 1000 वोट है मतलब 250 परिवार है। 250 परिवार है। 250 परिवार में आपके पास मान लीजिए बूथ में 25 कार्यकर्ता हैं, तो एक कार्यकर्ता के जिम में 10 परिवार उसके जिम में लगा दो और उसको बता दो कब तुम्हारा टीवी का खर्चा बंद, अखबार का खर्चा बंद, चाय का खर्चा बंद, नाश्ते का खर्चा बंद, तो शुरू में तो चिल्लाएगा। लेकिन करना क्या है, आपको जो 10 परिवार दिए हैं, तो सुबह की चाय के समय एक परिवार में पहुंच जाइए। नमस्ते जी, कैसे हैं जी?
बेटा कहाँ रहता है, तबीयत कैसी है, माँ दवाई वगैरह कहाँ लेती हो, बस यही सी बातें करिए। और फिर वो कहेगी चाय पियोगे? हाँ हाँ जरूर चाय पीऊंगा। आपका खर्चा गया कि नहीं गया, चाय का खर्चा बचा कि नहीं बचा। फिर दूसरे घर जाइए, वहां बैठिए, अरे कौन सा अखबार आता है आपका? अच्छा ये अखबार तो मैंने पढ़ा नहीं, लाओ पढ़ते हैं। अखबार उनका पढ़ना। फिर वो कहेंगे नाश्ता का टाइम हो गया। अच्छा हमने सुना है आप तो बहुत बढ़िया नाश्ता बनाती है भाभी जी, हो जाए आज कुछ गर्म हो जाए तो भाभी जी नाश्ता करा देगी। अखबार मुफ्त का, इतने में पता चलेगा कि यार 10 बजे टाइम्स नाउ पे मोदी जी का इंटरव्यू आने वाला है। तो फिर उनके घर में तो अंग्रेजी चैनल चलाते नहीं, वहां पहुंच जाइए, बैठिए सबके साथ। अरे सुना है कुछ टीवी पे आने वाला है, लाओ चालू करते हैं। टीवी किसका? उनका। बिजली किसकी? उनकी। टाइम्स नाउ किसी का? तीसरे का। और हम क्या करेंगे? देखेंगे, और उसमें कुछ गलत बात आती है तो जोरों से बात करेंगे ताकि उनका ध्यान न जाए। और अच्छी बात आएगी, अरे सुनो सुनो देखो क्या कह रहा है, देखो बिना खर्चे चुनाव लड़ा जाएगा कि नहीं। चलिए तुरंत लौट रहे हैं, खास पेशकश जारी है। पीएम मोदी के नामांकन के दौरान एक ऐसी रोचक तस्वीर सामने आई है, आइए आपको दिखाते हैं पूरी कहानी रोमांचक तस्वीरों की जुबानी। यह तस्वीर काल भैरव मंदिर के बाहर की है। जब पीएम मोदी काशी के कोतवाल के दर्शन के लिए पहुंचे तो वहां लोग पीएम मोदी के काफिले पर फूल बरसा रहे थे। जब काफिला रुका तो एसपीजी के जवान लोगों को फूल बरसाने से रोकते हुए दिखे। खुद योगी आदित्यनाथ भी लोगों से ऐसे ही अपील करते नजर आए। काल भैरव मंदिर में पूजा पाठ के बाद जब पीएम मोदी बाहर निकले तो उनके गले में हरे रंग की माला लटक रही थी। बाहर लोगों का हुजूम मोदी मोदी के नारे लगा रहा था, उन पर फूलों की बारिश हो रही थी। इस दौरान मोदी ने वहां खड़ी कुछ महिलाओं से मुलाकात की। जब पीएम मोदी काल भैरव मंदिर से बाहर निकले तो एक बार फिर उनके काफिले पर फूलों की बारिश होने लगी। इससे पीएम की गाड़ी के शीशे पूरी तरह ढक गए, जिसे सुरक्षा में तैनात जवान हटाते नजर आए। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पीएम मोदी अपने नामांकन में पहुंचे दिग्गजों से मुलाकात करने पहुंचे। वहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी का स्वागत किया। उसके बाद पीएम एनडीए के नेताओं से मिले। नॉमिनेशन के बाद पीएम मोदी एक बार फिर लोगों के सामने आए। इस दौरान वो आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। टीम न्यूज नेशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से दूसरी बार पर्चा भरने के लिए आज पहुंचे थे। 2014 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कदम रखा था और जब आए थे तो ये कहा था कि वो खुद नहीं आए हैं, उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। और एक बार फिर से 2014 के बाद उन्होंने 2019 में भी अपनी कर्मभूमि वाराणसी को ही चुना। आज पर्चा भरने से पहले वो बाबा काल भैरव के दर पर पहुंचे, कोतवाल से उन्होंने इजाजत ली और फिर पर्चा भरने के लिए वो कलेक्ट्रेट पहुंचे। गंगा की लहरें, भोले की नगरी और इस नगरी के कोतवाल काल भैरव। काशी वाले कहते हैं इनकी मर्जी ना हो तो यहाँ पत्ता भी ना हिले। मान्यता ये भी कि काल भैरव ना चाहें तो यहाँ कोई प्रवेश भी ना कर सके। कथा ऐसी कि काशी का दर्शन काल भैरव बगैर अधूरा है और मान्यता ये भी कि काल भैरव से मौत भी खौफ खाए और भाग्य भी इनकी मर्जी के बगैर बदलने से इनकार करते। काशी के कोतवाल काल भैरव, और जब काल भैरव है
तो उन्हीं की प्रेरणा से ये चौकीदार। तो एक दिन पहले ही काल भैरव की मर्जी से पीएम ने खुद को चौकीदार बताया और फिर नामांकन से पहले उनके दर पर शीश नवाने पहुंचे। वक्त कम था, नामांकन का मुहूर्त बीता जा रहा था, तो पीएम मोदी को काल भैरव की पूजा जल्द करवाई गई। पीएम ने हाथ जोड़े, उनसे जीत का आशीर्वाद लिया और कचहरी की ओर बढ़ गए। माला अर्पित की गई, जो भी उनकी मनोकामना उन्होंने प्रार्थना किया, माथा टेका, कपूर की आरती उतारी, उसके बाद उनको अंग वस्त्रम, स्मृति चिन्ह, रुद्राक्ष की माला, विजय शंख उनको भेंट किया गया। काशी में बाबा विश्वनाथ के अलावा 15 विनायक, 9 दुर्गा, 8 गौरी, 8 भैरव, 12 आदित्य और 16 केशव का स्थान माना जाता है। इनमें बटुक भैरव, क्रोध भैरव, दंडपानी, भूत भैरव, कपाल भैरव, चंड भैरव, आसितांग भैरव और आनंद भैरव नाम के 8 भैरवों के स्वरूपों का स्थान यहाँ माना गया है। काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र रूप कहा जाता है। काशी में मान्यता ये है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के बाद काल भैरव का दर्शन करना अनिवार्य है और कहते हैं कि काल भैरव के गुस्से से बचना किसी के लिए भी नामुमकिन है। काल भैरव की महिमा की कई कथाएं काशी में मशहूर हैं। दावा किया जाता है कि जब औरंगजेब के सैनिकों ने वाराणसी पर आक्रमण किया और काल भैरव मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उन्हें भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। कहते हैं काशी का कंकर कंकर भगवान शंकर है और काल भैरव उन्हीं भगवान शंकर के रौद्र रूप माने जाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे। एक दिन पंचमुखी ब्रह्मा के एक मुख ने भगवान शिव की निंदा की तो शिव के अंश काल भैरव क्रोधित हो उठे। कहते हैं काल भैरव ने अपने नाखून से ही ब्रह्मा जी के उस मुख को काट दिया, लेकिन काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। पौराणिक मान्यता है कि भैरव जी ने परेशान होकर सभी लोगों में इसका उपाय ढूंढा, लेकिन जब उन्हें मुक्ति नहीं मिली तो भगवान विष्णु ने उन्हें काशी भेज दिया। कहते हैं यहाँ आकर काल भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई और तभी से वो यहाँ स्थापित हो गए। ये पूरे काशी के एक तरह से रक्षक है, क्योंकि भगवान शंकर ने इन्हें ये चार्ज दिया। आप जब शमशान पे भी जाएंगे तो वो महाकाल के नाम से ही वहाँ यही रहते हैं, क्योंकि दंड देने का अधिकार इनको है, भगवान शंकर या यमराज को भी नहीं है, क्योंकि यमराज को भी यहाँ से हटा दिया गया है काशी से। और काशी में जो भी यहाँ आएगा, अगर वो बाबा काल भैरव का दर्शन नहीं करेगा तो उसको ये पूरे काशी का दर्शन करने का कोई पुण्य नहीं मिलेगा। वाराणसी के कोतवाल काल भैरव की महिमा विश्वविख्यात है। पीएम मोदी ने भी काल भैरव का आशीर्वाद लेकर नामांकन कर दिया है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। 2019 के चुनाव को लेकर क्या सोचती है वाराणसी की जनता? बनारस की आवाम के मुद्दे क्या हैं? क्या है यहाँ की जनता का एजेंडा? जनता की राय जानने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम वाराणसी के उन गली नुक्कड़ तक पहुंची जहां आम पब्लिक का जमावड़ा लगा रहता है। आइए आपको दिखाते हैं काशी से ग्राउंड रिपोर्ट। बनारस अपने खान पान और अपने जिंदा दिली के लिए मशहूर है और गर्मियों के मौसम में यहाँ लस्सी का लुत्फ़ ही अलग है। इसीलिए दूर दूर से लोग जो है लस्सी का लुत्फ़ उठाने यहाँ पर जरूर आते हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर सब कुछ सामने बनता है। सामने दूध को गर्म किया जाता है और उसके बाद यहीं दही बनाई जाती है और फिर यहाँ पर लस्सी तैयार होती है। पर इस समय मौसम गर्म है तो राजनीतिक पारा भी बहुत गर्म है। ऐसे में बात करते हैं कि क्या सोचते हैं यहाँ के लोग। ये बताइए भैया कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, क्या लगता है 5 सालों में विकास हुआ है? क्या देख रहे हैं आप? विकास तो हुआ है सर, विकास हुआ है। तो मुद्दा यही है कि जैसे पहले विकास हो रहा है, उसको विकास को आगे बढ़ाया जाए, उससे विकास के दर पे चलता रहे बनारस। और क्या विकास के दर को और बढ़ाया जाए। ये बताइए भाई साहब, 5 साल बीत गया, फिर से एक बार मोदी जी चुनावी रण में है बनारस से। क्या लगता है कितना बदला बनारस और इस बार किन मुद्दों के साथ चुनाव के लिए जाएंगे? बहुत बदला है, बहुत बदला है और कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। और यहाँ की जनता इतना चाह रही है कि यानी कि 7-8 लाख वोटों से इनको जिताया जाए। तो आप देख सकते हैं विकास जो है बनारस में चौतरफा हुआ है, लोग बता रहे हैं। ये बताइए, आप बीजेपी के झंडा भी लिए हुए हैं, पगड़ी भी बीजेपी के लगाए हुए हैं। ये बताइए, नामांकन भी, क्या बात है। ये बताइए कि बनारस जो है खान पान के लिए जाना जाता है, लस्सी यहाँ की बहुत स्वादिष्ट होती है। ऐसे में ये बताइए कि बनारस में अब क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप मतदान करेंगे और 5 सालों में क्या देखते हैं कितना बदला? मुद्दा रही नहीं गया सर। पहले मुद्दा था कि नहीं, ना रोड था, ना रास्ता था, ना बिजली था, ना पानी था। आज तो जब सब कुछ मदबे खत्म हो गया है,
अब 5 साल में कुछ रह ही नहीं गया बनारस के लिए कहने के लिए। तो जो था वो सब खत्म हो गया है। जो उम्मीदें थी पूरी हुई हैं। लगभग 100% पूरी हो गया है। अब 101 चल रहा है। इस बार जब मतदान होगा तो किन मुद्दों को साथ जाएंगे आप मतदान करने, क्या लगता है और क्या होना चाहिए? देखिए, बिजली पानी तो मुद्दा अब खत्म हो गया है मेरे ख्याल से। यूपी में, हमारे यूपी में तो भाई कहीं पे भी बिजली की समस्या नहीं रह गई है। हो रही होगी, वो भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की वजह से बिजली कहीं ना कहीं कटौती हो रही है। पानी का है तो भैया पानी कई जगह है, कहीं नहीं है, तो वो सरकार को थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये बताइए, लाजवाब लस्सी तो आप बनाते हैं, मगर 5 सालों में क्या कुछ बदला, क्या कुछ बना शहर में? क्या लगता है? 5 साल में जो पुराना था वो मिट गया और नई कहानी लिखी हुई है। हर एक जगह आप जाकर देख लीजिए। और बनारस शहर एक ऐसा है जो हर एक चीज़ को अपनाता है, नया हो पुराना हो, और एकदम गरीब हो एकदम अमीर हो, वो सभी लोगों को अपनाता है। ये बाबा का दरबार है, यहाँ से कोई निराश नहीं जाता है। बहुत कुछ बदला है और बदलता हुआ बनारस भी नजर आ रहा है। औघड़ दानी की नगरी है, बनारस सभी को अपनाता है, पर ऐसे में लोग ये भी मानते हैं कि विकास की ये तस्वीर और बदलनी चाहिए। रोजगार के मुद्दे पर सरकार ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई है, रोजगार और चाहिए तो और भी सोने पर सुहागा हो सकता है। तो फिलहाल बनारस की लस्सी की इस अड़ी में लोग मानते हैं कि बदलता हुआ बनारस अब उनको नज़र भी आ रहा है और महसूस भी हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार वाराणसी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। पहली बार बनारस ने एक सांसद के तौर पर मोदी को चुना था, लेकिन इस बार पीएम वाराणसी से चुनाव मैदान में है। मोदी जी ने यहाँ इतना विकास कर दिया है कि हमें और किसी नेता की जरूरत ही नहीं है। हर बार मोदी सरकार। हर हर महादेव। सारे जगह के लोग जहाँ सांसद चुनते हैं, हम बनारस वाले सीधे प्रधानमंत्री को चुनते हैं। विकास के अलावा उनका और कोई एजेंडा था। एजेंडा इज वेरी क्लियर। ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन who wants honesty and honest vote from public। मोदी के राज्य में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, बिल्कुल एक भी नहीं सुनाई दिया। इसका असर पूर्वांचल की 40 लोकसभा सीटों पे होगा, जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। और जो गठबंधन जो मोदी जी के अगेंस्ट खड़ा है, उस पे इसका साफ असर दिखेगा इस चुनाव में। काशी में इन दिनों सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग, हर ओर हर हर मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। वाराणसी की सड़कों से लेकर गलियों तक में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। बीजेपी समर्थक दावा कर रहे हैं कि इस बार भी एक तरफा चुनाव होगा और मोदी की आंधी में विरोधियों का पता ही नहीं चलेगा। मोदीमय हो गया है, बनारस मोदीमय हो गया है, और फिर एक बार राज तिलक की करो तैयारी। हम व्यापारी वर्ग हैं और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया बनारस के लिए। क्या लग रहा है, कोई चुनौती है कि बहुत ही मामूली आसान है? कोई चुनौती नहीं है, एक तरफा चुनाव है और कम से कम 5 से 10 लाख वोट से मोदी जी जीत रहे हैं। कोई चुनौती है ही नहीं। पीएम मोदी 2019 के चुनाव में सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चल रहे हैं। बनारस की जनता भी कह रही है कि उनके सांसद यानी पीएम मोदी ने काशी का कायाकल्प किया है। मोदी जी हमारे बनारस के लिए जो किए हैं, शायद भी आज तक या भविष्य में कोई कर नहीं सकता। आप स्वयं देख लीजिएगा कि चौराहे चौराहे घूम लीजिए, खुद ही पता लग जाएगी कि मोदी जी ने क्या किया। हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने इतना काम किया, उनका तो ये संसदीय क्षेत्र है। इतना बनारस का, किस बनारस का नाम दुनिया में किया, और एक पहला व्यक्ति दुनिया में हुआ जो हर हर महादेव भी कहा। बनारस की 34 लाख आबादी में करीब 18 लाख वोटर हैं। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की भी अच्छी खासी तादाद है। मोदी ने दोबारा से बनारस को अपनी कर्मभूमि के तौर पर चुना है। मदनपुरा वाराणसी का मुस्लिम बाहुल इलाका है। यहाँ हमने मुस्लिम मतदाताओं की राय जानने की कोशिश की। बहुत बढ़िया माहौल है, जैसे लग रहा है कि बनारस के सभी लोग मोदी के समर्थन में है। विकास की बात होती है, मदनपुरा का भी विकास हुआ है जी, बहुत विकास हुआ है। क्या हुआ है? अरे रोड का विकास हुआ है, बिजली का विकास हुआ है, सड़कें बनी है, सड़कें भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमा बानू है। तो आप भी मोदी ही कर रहे हैं? बिल्कुल, बेशक। इस नायाब हीरो को बच्चा मोदी मोदी करेगा और इनके विकास को देख रहा है। युवा वर्ग के वोटरों में भी 2019 के चुनाव को लेकर खासा क्रेज है कि वो विकास के एजेंडे पर चलने वाले को ही अपना वोट देंगे।
आएंगे तो मोदी कैसे भी आए, जैसे भी आए, बस आएंगे। समर्थन कर रहे हैं, समर्थन इस तरीके से कर रहे हैं कि अब विपक्ष के पास प्रत्याशी ही नहीं रह गया है, और जब विपक्ष के पास प्रत्याशी नहीं रह गया है तो जो काशी की धरती ने पिछली बार प्रधानमंत्री चुना था, इस बार फिर काशी की धरती प्रधानमंत्री को चुनने जा रही है। सिर्फ युवा ही नहीं, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। घरों से बाहर निकलकर देश की सियासत का सिरमौर चुनने में अहम भूमिका निभा रही हैं। हम लोग को किसी नेता पे ऐसा इतना विश्वास कहिए, चाहे प्रेम कहिए, 1% नहीं रहा। बस एक राजनीति थी और थोड़ा बहुत ये था कि नहीं, हमको अपने देश का प्रधानमंत्री चुनना है, तो हम लोग वोट डाल के बस चले आते थे। ये तो आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने क्या कर दिया। उन्होंने सबसे ये चाह मांगी है कि वो एक समझदारी से वोट दें, नारी शक्ति का सम्मान दिया, और ही इज अ ग्रेट ओरेटर। इतना परिवर्तन उन्होंने किया है, आज तक तो हम लोगों के ने कभी देखा नहीं है 60 साल में। यूपी की हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी का रण सज चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें भी खत्म हो गई हैं। कांग्रेस ने वाराणसी से अजय राय को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं महागठबंधन की तरफ से शालिनी यादव मोदी के खिलाफ मुकाबले को त्रिकोणीय बनाएंगी। वाराणसी की जनता किस पर अपना भरोसा जताएगी, चुनाव को लेकर क्या है उनकी राय, इसे जानने के लिए हम वाराणसी में एक लस्सी की दुकान पर पहुंचे और जनता की राय जानने की कोशिश की। मोदी जी जीतेंगे यहाँ से, उन्हीं का जलवा है, बाकी सब तो फेल हैं। मोदी से अच्छा कोई नेता ही नहीं है, उनके अलावा कोई यहाँ कोई किसी का कोई मतलब मुकाबले में ही नहीं है। मोदी का कोई विकल्प नहीं है, ऐसा नेता हिंदुस्तान में और दूसरा कोई नहीं है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी उत्तर प्रदेश खासकर पूरे पूर्वांचल का सबसे वीआईपी संसदीय क्षेत्र माना जाता है। वाराणसी को पूर्वांचल का बेस कैंप भी कहा जाता है। यहाँ से पूर्वांचल के करीब 21 सीटों का गणित साधा जा सकता है। साथ ही बिहार की भी कई सीटों पर यहाँ के जरिए असर डाला जाता है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आपने देखा 2019 का सबसे बड़ा नामांकन, और अब आपको दिखाते हैं चुनावी महासंग्राम का सबसे रोमांचक और रंग बिरंगा दौर, जो कल काशी की सड़कों पर दिखा था। कल काशी वालों ने अपना पूरा दिन मोदी के नाम रखा था। केसरिया रंग में रंग गई थी काशी जब कल बनारस पहुंचे थे पीएम मोदी। जमीन पर केसरिया सैलाब और आसमान से होती रही गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश। जगह जगह दिख रहे थे देशभक्ति के अलग अलग रंग। हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज रहा था पूरा काशी। चारों ओर मोदी मोदी के ही सुनाई दे रहे थे नारे। काशी में पीएम मोदी का मेगा शो था। 42 डिग्री की गर्मी में पीएम ने 7 किलोमीटर का रोड शो करके पूरा माहौल मोदीमय कर दिया। शाम करीब 5 बजे सीएम योगी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के पास पहुंचे और फिर चंद मिनट में पीएम मोदी का काफिला आया। पूरा चौक केसरिया रंग में सजाया गया था। महामना की मूर्ति पर पीएम मोदी ने माल्यार्पण किया और फिर खुली छत वाली एसयूवी में सवार हो गए। काले रंग की एसयूवी चंद मीटर सरकते ही गुलाब की पंखुड़ियों से ढक गई थी। मोदी का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे बनारस के लोगों का जोश भी बढ़ता चला गया। काशी की सड़कें किस कदर मोदी समर्थकों से पटी थी, ये तस्वीरें उस बात की बानगी बस हैं। धीरे धीरे भीड़ के बीच पीएम मोदी का काफिला इसी तरह चलता रहा। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश जरा भी कम नहीं हुआ। मोदी भी खुली जीप में अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। काशी की गलियों में मेगा शो के बाद पीएम मोदी जब दशाश्वमेध घाट पर गंगा मैया के पूजन को पहुंचे तो सबसे पहले माथे पर चंदन तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। मंच पर चढ़ते पीएम मोदी ने सबसे पहले मां गंगा को नमन किया और फिर वहीं लगी कुर्सी पर बैठ गए और गंगा आरती में मग्न हो गए। दैनिक गंगा आरती के बाद पीएम मोदी मां गंगा की पूजा के लिए पहुंचे। गंगा घाट पर पीएम मोदी को पूजा कराने के लिए 7 पुजारी खड़े थे। पहले पीएम मोदी ने आचमन किया, फिर उनका तिलक किया गया और फिर शुरू हुआ स्वस्ति वाचन।
बनारस की बात हो और पान का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। चुनावी सरगर्मी के बीच हमारी टीम एक पान की दुकान पर भी पहुंची और जानने की कोशिश की कि क्या बनारस के मुद्दे हैं और क्या है यहाँ की जनता का मिजाज। बनारस अगर अपनी संस्कृति और जिंदा दिली के लिए मशहूर है तो बनारस पान के लिए भी मशहूर है। आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, ये लंका इलाके में सबसे मशहूर पान की दुकान है और यहाँ पर पान खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पान का जो लुत्फ़ मिलता है वो शायद बनारस के और किसी कोने में नहीं मिलता। क्या खास है पान में, ये तो जानेंगे ही और साथ ही यहाँ का मूड भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ लोगों से। ये बताइए कि 5 साल बीत गए हैं, चुनाव एक बार सामने है, मोदी जी ने रोड शो भी कर दिया है, क्या लगता है बनारस कुछ बदला है कि नहीं बदला है? जी बहुत बदला है। सड़क बदली है, बिजली 24 घंटा मिल रहा है, गंगा जी का सफाई बहुत तगड़ा हुआ है, रोड आप देख ही रहे हैं, बहुत कुछ बदला है जी। इस बार किन मुद्दों के साथ वोट देंगे? विकास के मुद्दों पर। विकास के मुद्दों पर वोट जी। मोदी जी ने वो काम कर दिया है, अपने इतिहास के पन्ने को जोड़ दिया है कि बाबा विश्वनाथ मंदिर भोलेनाथ बाबा का गंगा से एकदम जोड़ दिए कि सामने बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर और सामने गंगा का, वो पहले ये सब नहीं दिखाई देता था। उन्होंने ऐसा काम किया है जो कि आज तक इतने भी एमपी और इतने सांसद हुए, आज तक बनारस के बारे में कोई नहीं सोचा था जितना कि इन्होंने सोचा। भाई साहब ये बताइए कि 5 सालों में बनारस कितना बदला है, क्या नजर आता है? 5 साल में बहुत कुछ बदला है, बहुत सी अच्छी सड़कें सब पूरा बन गई है, ट्रैफिक रूल सब देख रहे हैं बराबर से। अभी कितना क्या बदलेंगे, जो बदलना है बदल रहा है, अब जो नहीं समझ रहा है नहीं समझ सकता है। बनारस बहुत बदल रहा है। वैसा भी बताइए कि इस बार जब मतदान करने जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे आपके, किन मुद्दों के साथ जाएंगे? किन मुद्दों के साथ जाया जाए, ये आप बताइए, आप वोटर हैं। हम वोटर हैं, मुद्दा वही है बेरोजगारी, सबसे बड़ी बेरोजगार। पढ़े लिखे हो के डिलीवरी का काम क्या है, हमसे भी ज़्यादा लोग पढ़े हैं, उनको रोजगार नहीं है, तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास हुआ है, लेकिन जिस तरह की मद, आर्थिक मद यहाँ दी गई है 32,000 करोड़, 42,000 जो भी हो, उस अनुपात में विकास नहीं दिखता है तुलनात्मक रूप से। हालांकि बदला है बनारस, इससे सहमत हैं। पर लोग ये मानते हैं कि बनारस बदल रहा है और इसकी तस्वीर बदल रही है। आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि और भी कुछ अच्छा होने वाला है। बस सवाल एक रोजगार का है। यहाँ अगर विकास हो जाए तो युवाओं को जो सपने हैं वो भी पूरे होते हुए नजर आ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। तो खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।